सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने ईश्वर का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्र का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपनी प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से गुरु कला के ऊपर आधारित कक्षा ली जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर कि तुला लग्न के कुंडली के प्रदेश के प्रमुख शुक्र भाग। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने तुला लग्न के प्रदेश के कुछ सूत्रों पर हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के माध्यम से समझने एवं पढ़ने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है, प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर लोग शामिल हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं फल दीपिका पुस्तक पर। फल दीपिका पुस्तक में हम लोगों ने कल की कक्षा में सूत्र संख्या 9 तक हम लोगों ने पढ़ने एवं समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में सूत्र संख्या 10 से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तुला लग्न वाली कुंडली में यदि बृहस्पति अष्टम भाव में, शनि नवम में, बृहस्पति अष्टम शनि नवम, बृहस्पति अष्टम भाव में, शनि नवम भाव में और मंगल तथा बुध लाभ स्थान में हो तो विशेष राजयोग के योग, यानी कि बड़े लाभ मिलता है। ऐसा क्यों? तो अब मंगल एवं बुध लाभ स्थान है, मंगल एवं बुध लाभ स्थान। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति तीसरे एवं देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे के स्वामी, तीसरे एवं छठे के स्वामी। तो तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी होने के कारण क्या हो गए? अकारक हो गए जी। तो जब तीसरे एवं छठे के स्वामी होकर अकारक हो गए और बुरे भाव के स्वामी हो गए, बुरे फलदाता हो गए, तो नियम यह कहता है कि यदि बुरे फल देने वाले ग्रह, यदि बुरे फल देने वाले ग्रह यदि बुरे भाव में होते हैं तो क्या होता है? अच्छा फल, विपरीत राजयोग का विपरीत राजयोग हो जाता है। होता है। एक बात है, शनि नवम में, मंगल एवं बुध एकादश भाव में स्थित है। तो यहाँ पर मंगल देव को देखें कि मंगल देव है क्या। तो मंगल देव सप्तमेश एवं द्वितीयेश, और कोई भी ग्रह जब उच्च भाव में बैठता है, खास करके पापा ग्रह, तो अच्छा फल देता है। सामान्यतः नियम यह भी है। और ये धन भाव के स्वामी होकर के, धन भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे और भाग्य भाव का स्वामी 11वें भाव में है, यानी कि भाग्येश एवं द्वितीयेश दोनों की युक्ति बनी। शनिदेव योग कारक ग्रह होकर के भाग्य भाव में बैठे अपने मित्र की राशि में, मंगल देव 11वें भाव में होकर और शुभ हो जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि मंगल देव की युक्ति ही नहीं, मंगल देव अपने भाव को भी देख रहे हैं। मंगल देव अपने भाव को भी देख रहे हैं। तो यह नियम है कि यदि कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो अपने भाव को वृद्धि देता है। तो
मंगल अपने भाव को देखा तो अपने भाव को वृद्धि दिया, यानी कि धन संचय के फल को बढ़ाया। और वह बैठा ऐसी जगह है जहां से धन मिलना है, जहां से धन मिलना है। धन मिलना है। यहाँ पर केवल द्वितीय सी न समझे, केवल द्वितीय से अगर यहाँ बैठ जाए और अपने भाव को न देखे तो उतना शुभ योग नहीं हुआ। यहाँ पर द्वितीय से देख भी रहा है, यानी कि अपने भाव के फलों को बढ़ाना भी चाहता है, बढ़ा भी रहा है, और ऐसे जगह पे बैठा हुआ है और मित्र राशि में बैठा हुआ है जहां से धन की प्राप्ति होती है। तो यह तो 11वें भाव के लिए भी काम करेगा थोड़ा ज्यादा ही, और यहाँ के लिए भी अच्छा करेगा। तो मंगल अकेले अपने आप में यह योग हो गया। नियम यह है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखता हो, यह अपने आप में सबसे बड़ा योग है। अगर वह मित्र राशि का बैठा हो तो और उत्तम है। यदि उसके साथ में भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाए तो और उत्तम। और यह दृष्ट किससे है? तो शनि से दृष्ट है। शनि योग कारक ग्रह। और यह मंगल किससे दृष्ट हो गया? तो पंचमेश से दृष्ट हो गया, चतुर्थेश से दृष्ट हो गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि बुध भी तो द्वादशेश होकर बैठा है, बुध भी तो हानि करना चाहिए। यहाँ पे द्वादशेश की भी तो युक्ति है जी। अगर मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पर सप्तमेश है तो यह दशम से दशम भाव का स्वामी भी तो है, तो कार्य के लिए तो अच्छा ही हो गया। तो यहाँ से मंगल की दोनों राशियों को तो खराब नहीं कह सकते ना समृद्धि के लिए जी। लेकिन बुध को तो कह सकते हैं ना, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, द्वादशेश होकर बैठ गया। तो फिर यह बुरा फल क्यों नहीं दे रहा है? तो हम लोगों ने बेसिक की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि यदि कोई अशुभ ग्रह पंचमेश या नवमेश से दृष्ट हो जाता है तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार शनि के दृष्ट होने से, शनि से बुध का दृष्ट होने से, बुध जो देखा जा रहा है शनि अपने मित्र राशि में है, शुभ भाव में है, कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो शनि में शुभता और बढ़ गई और शनि के द्वारा द्वादशेश देखा गया तो द्वादशेश की अशुभता समाप्त हो गई और यहाँ का जो नवम भाव का जो शुभता है उसमें और वृद्धि हो गई। और देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आ गए। देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आ गए, क्योंकि विपरीत राजयोग भंग होने का नियम भी है कि यदि वह पंचमेश या नवमेश से युक्त या दृष्ट हो जाए तो विपरीत राज भंग हो जाता है। तो यहाँ पर तो बुध से भी ये दृष्ट नहीं है, गुरु शनि से भी दृष्ट नहीं है, और यह खष्टेश भी है। यह देवगुरु बृहस्पति किसी शुभ भाव का स्वामी भी नहीं है, अष्टम भाव में भी बैठा। तो क्या हो गया? अच्छा योग हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो इस सूत्र की व्यापकता, इस सूत्र की व्यापकता क्या है? इस सूत्र से हम लोगों को सारांश क्या याद रखना चाहिए? कि पंचमेश के द्वारा दृष्ट होने की वजह से तो सूत्र यह बनकर निकला कि यदि भाग्य भाव के स्वामी, यदि भाग्य भाव के स्वामी एवं द्वितीय भाव के स्वामी की युति 11वें भाव में हो, यदि भाग्येश एवं द्वितीयेश की युति
लाभ भाव में हो और पंचमेश के द्वारा देखा जाता हो तो विशेष प्रकार का राजयोग होता है। इस सूत्र का सारांश यही बना ना, जी सूत्र का सारांश यह बना कि दूसरे एवं 11वें के स्वामी की युति, दूसरे एवं 9वें की युति 11वें हो एवं 5वें के स्वामी से युत या दृष्ट हो। यह सूत्र बना कि नहीं बना? जी सूत्र यही है या कुछ दूसरा है? यही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि यह विपरीत राजयोग छठे भाव में भी बैठता तो भी होता, 12वें भाव में बैठता तो भी होता और बल मिलता। जैसे 8वें भाव में बैठा, 8वें भाव में बैठा तो यह योग दे रहा, तो छठा भाव पुस्तक में क्यों नहीं लिखा गया? जो यह कर्म भाव को भी उच्च दृष्टि से देखते। हाँ जी या 12वें भाव में क्यों नहीं लिखा गया? जबकि अष्टम भाव से तो अच्छा ज्यादा हो गया, यह बहुत अच्छा सुंदर हो गया छठे भाव में, क्योंकि कर्म भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है। 12वें भाव में नीच की दृष्टि से देखते हैं गुरु जी चतुर्थेश को, मतलब चौथे भाव को। तो चौथे भाव को तो कम से कम 12वें से तो अच्छा है ना, या 8वें से भी तो अच्छा है ना। ये जी 8वें से अच्छा है, 8वें से अच्छा छठा भाव है कि नहीं है? यहाँ तो जी मैं आपकी बातों को मैंने मान लिया कि भाई यह 12वें भाव में होगा तो यह चौथे भाव को नीच की दृष्टि से देखेगा, तो अस्थायी संपत्ति के विकसित होने में समस्याएं आएंगी या नहीं डेवलपमेंट होगा या कुछ भी। तो यहाँ आपकी बातों की सत्यता को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे भी उत्तम स्थिति या 8वें से भी तो उत्तम स्थिति यहाँ पर है कि कम से कम 10वें भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है। जी तो फिर छठा भाव क्यों नहीं, 8वां ही क्यों? यह हम सबों को समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जी बिल्कुल। पुस्तक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सीधे पुस्तक को हम लोग पढ़ लें, ठीक है, पुस्तक तो पढ़ने के लिए हम लोग क्लास में, तो जहां पे बातें नहीं समझ में आए, जहां बातें न समझ में आए, आगे दिमाग न जा रहा हो, तो हम लोग पीछे चले जाए, हम लोग पीछे चले जाए। यदि हम पीछे चले जाते हैं तो आगे की बात अपने आप हम सबों को समझ में आ जाए। तो यहाँ हम अब कुंडली की सूत्रों की बात नहीं करेंगे, कुछ हम दूसरी बात करते हैं। अब मान लिया जाए कि आपका बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा हो, क्लास 4 में पढ़ रहा हो, और उसके पास में प्रश्न आ जाए कि 7, 9, 6, 3, 4 एवं 9, 6, 5, 4, 7, 8 में क्या अंतर है, क्या अंतर है? क्या बच्चे को उतना समझ में आएगा? नहीं आएगा। फिर हम इस प्रश्न को ही बदल देंगे, फिर हम प्रश्न ही बदल देंगे। प्रश्न यही रहेगा, संख्या बदल देंगे, प्रश्न यही रहेगा, संख्या बदल गई। संख्या बदल देंगे। अब हम प्रश्न समाप्त कर दिए, प्रश्न बदल दिए, इसको खत्म कर दिए, प्रश्न अब इतना ही रह गया कि बेटा 4 और 8 में क्या अंतर है, कितना का अंतर है 4 और 8 में? तब तो क्लास 1 का भी विद्यार्थी बतला देगा ना। जी तो हम इस कायदे से उसको प्रश्न, फिर यदि बड़ा प्रश्न नहीं समझ में आता है तो छोटा प्रश्न लिख देंगे, दे देंगे, कहेंगे बेटा बनाओ, वह बना दिया, तो फिर पूछेंगे कि यह आया तुमको कहां से? अगर यहाँ पे 8 के बदले
हम कोई दूसरा संख्या ही लिख देते हैं 2, या हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं, या यहाँ 4 के बदले 3 लिख दे, 3 और 9 हो संख्या, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं ना। जी तो 3 और 9 में अंतर क्या है? तो वह खट से बतला देगा, 6 बतला देगा कि नहीं बतला देगा? जी बगैर गुना गणित किए हुए बता देगा। तो फिर उससे पूछिए कि 6 तुम वो आया कहां से, तो वह बार बार गुना गणित करेगा, तो फिर भी न समझ में आ, तब वह कहेगा बाद में कि पापा 9 में से 3 को हमने घटा दिया है तो 6 उत्तर आया है। तो सीधे हम कहेंगे हाँ बेटा बतवा तो वही है ये संख्या, तो बड़ा बड़ा सा इसमें बड़ा संख्या को पहचानो और छोटका संख्या को घटा दो, तुम्हारा आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। तो सोचने की क्षमता का विकास कहाँ से निकल के आता है? जब हम छोटी छोटी विषय वस्तुओं को, बेसिक बातों पर जब हम चर्चा करते हैं तो बड़े प्रश्नों का हल निकल आता है। तो अब देखिए गुरुजी, यहाँ पे जो क्या कहते हैं गुरुदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। हाँ, फिर भी अच्छे फल दे रहे हैं। हाँ। अब ऐसा क्या? तो ये चलते हैं, तो इनकी दृष्टि पड़ी, अगर ये छठे भाव में है, बेसिक के नियमों से ही हम लोग चलते हैं, तो इनकी दृष्टि अगर ये छठे भाव में है तो इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? तो यदि छठे भाव में है तो इनकी पहली दृष्टि तो यहाँ पर हो गई, दूसरी दृष्टि यहाँ पर हो गई, तीसरी दृष्टि यहाँ पर हो गई, यहाँ पर। अगर ये छठे भाव में है तो इनकी दृष्टि कहाँ गई? तो इनकी दृष्टि 12वें भाव पर गई, फिर भी पंचम दृष्टि यहाँ पर गई, और इनकी दृष्टि चौथे भाव पर। तो दोनों ही स्थितियों में छठे भाव में है तब भी 12वें भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव में है तब भी 12वें भाव को देख रहे हैं ना जी। अगर छठे भाव से भी 12वें को देख रहे हैं, अष्टम भाव से भी 12वें को देख रहे हैं, तो ये तो कॉमन हो गया। छठे में है तो भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पर है तो यह एक अकेला यहाँ देख रहे हैं घर भाव पर, सुख भाव पर, और यहाँ पर है तो अकेला दशम भाव को देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से। कुछ अंतर स्पष्ट आया? जी। जबकि इनकी सभी दृष्टियां पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, 5वीं भी पूर्ण, 7वीं भी पूर्ण और 9वीं भी पूर्ण, संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो अच्छा तो छठे भाव में होता ना, क्योंकि अपने स्वराशि के भी हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं, कर्म भाव को भी देख रहे हैं जी। लेकिन नहीं, अब यह यदि देव गुरु बृहस्पति कर्म भाव को देखेंगे तो उच्च की दृष्टि से देख लिए तो व्यक्ति के कार्यों के ढंग में थोड़े परिवर्तन हो जाएगा, काफी ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी, काफी ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पाएगा, अधिक मुनाफा नहीं कमा पाएगा, अधिक मुनाफा लेते हुए भी मन डरेगा। अगर इनकी उच्च की दृष्टि यहाँ पर आ गई तो, लेकिन अष्टम भाव में होंगे तो यहाँ पर यह बातें तो नहीं आएंगी ना। घर का सुख थोड़ा कम होगा, नीच की दृष्टि है, घर की सुख थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसी फल दीपिका पुस्तक में बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि
न्यूट्रल हानि नहीं करती, समृद्धि में नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरे चौथे भाव के स्वामी नवम भाव में भी बैठे हुए हैं। तो जब भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाता है तो उस भाव का फल थोड़ा ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि यह नियम हो सकता है। हाँ जी अंजलि जी, बोला जाए। गुरुजी, आपने बोला है कि जुपिटर गुरु की नीच की दृष्टि समृद्धि में हानि नहीं पहुंचाती, नहीं, लेकिन अगर जिस भाव में गुरुदेव नीच की होकर बैठ जाए तब वह शून्य फलदाता हो जाते हैं, यानी कि वृद्धि में सहायक नहीं होते। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, हानि नहीं पहुंचाते। हाँ, बीमारी वाली बात हो तो बीमारी दे सकते हैं। ठीक है गुरुजी। मतलब पुस्तक की बातें यह हो सकता है, मतलब पुस्तक की बातों को तो काटा नहीं जा सकता ना, तो किस कायदे से वह सही हो सकता है हम लोग अपने कल्पना से समझने का प्रयास करना चाहिए हम सबों को, कि नहीं करना चाहिए। ठीक। तो गुरुजी, मैं बस ये जानना, मतलब ये समझना चाह रही थी कि एक तो नीच की दृष्टि हो गई, एक गुरुदेव खुद ही नीच की होके बैठ गए, तो दोनों में क्या अंतर होगा? देखिए, अगर खुद नीच के होकर के बैठ जाएंगे फिर भी समृद्धि में नुकसान नहीं करेंगे। जी, वो कुछ सहायक नहीं बनेंगे, कुछ सहायक नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। लेकिन यदि कुंडली के योग कारक ग्रहों के द्वारा युत या दृष्ट हो जाए, या भावेश से युत या दृष्ट हो जाए, तो स्मृति में सहायक हो जाएंगे फिर। हाँ, अगर भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाएंगे तब तो नीच भंग हो गया, तब तो और उत्तम हो गया, जी, तो नीच भंग राजयोग ही हो गया। लेकिन योग कारक ग्रहों से भी अगर दृष्ट हो जाएंगे तो फिर शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति समृद्धि में शून्य फल देते हैं यदि नीच के होते हैं तो। जी गुरुजी। चलिए अब अगले सूत्र पर चलते हैं। 11वें में, यदि चंद्रमा लग्न में हो, बृहस्पति छठे या 12वें हो, तो शनि की दशा में व्यक्ति को लाभ मिलता है। शनि की दशा में व्यक्ति को लाभ। चंद्रमा लग्न में हो तो तुला लग्न में चंद्रमा 10 मेष होता है और बृहस्पति छठे, तब तो यहाँ सकट योग हो गया ना। अगर चंद्रमा लग्न में हो, तुला लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा लग्न में हो जाए, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में हो गए, तो सकट योग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। या 12वें भाव में हो देवगुरु बृहस्पति, तब तो यह बातें समझ में आती है। अगर चंद्रमा से 12वें देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं तो अच्छा फल मिलने की संभावनाएं बनती है, यह बातें समझ में आती है। क्योंकि चंद्रमा से 12वें या चंद्रमा से दूसरे यदि कोई शुभग्रह होता है तो एक प्रकार का राजयोग ही है, एक प्रकार का राजू। राजू। राजयोग है। चाहे चंद्रमा से दूसरे हो या चंद्रमा से 12वें, लेकिन चंद्रमा अगर यह छठे हो जाएंगे तो चंद्रमा से छठे देवगुरु बृहस्पति का होना खडाष्टक योग बन जाता है, तो इसे सकट योग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी। अब यहां पर शनि के स्थिति के बारे में नहीं कहा गया। शनि की स्थिति के बारे में नहीं कहा गया। अगर देवगुरु बृहस्पति न भी हो, देवगुरु बृहस्पति न भी हो इस स्थिति में, तो तुला लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में हो
तो अकेला चाहे शनि कहीं भी कुंडली में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, स्थिति थोड़ी अच्छी हो, अपने नीच राशि का न हो। अगर नीच राशि का भी होगा तो उच्च दृष्टि से लग्न को देखेगा। अगर शनि नीच राशि का भी होगा तो लग्न को उच्च दृष्टि से देखेगा। लेकिन है तो शनि नीच राशि का ही, तो वह उतना फल नहीं देगा। हाँ, अगर शनि नीच का है तो व्यक्ति कर्तव्यशील होगा, उन्नतिशील होगा, व्यक्ति मेहनती होगा, व्यक्ति के दायित्वों को निर्वहन करने वाला होगा, सभी गुण अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लग्न पर शनि की ही उच्च की दृष्टि है। उच्च के ग्रह होने से अच्छा होता है कि ग्रह नीच का हो और नीच भंग हो रहा हो, तो अच्छा हो जाता है। तो अभी हमने कहा कि यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति छठे भाव में ना भी हो, 12वें भाव में ना भी हो, चंद्रमा यदि लग्न में है, तो शनि कुंडली में कहीं भी बैठा हो, शनि की दशा में लाभ ही मिलता है। ऐसा क्यों? तो हम सभी ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार लग्न कुंडली है उसी प्रकार से चंद्रमा भी लग्न ही है। तो चंद्र लग्न एवं लग्न दोनों से ही शनि जो कारक ग्रह हो गया। दो लग्नों से, लग्न तो 3 होते हैं, सूर्य कुंडली भी होती है, चंद्र कुंडली भी होती है, लग्न कुंडली भी होती है। तो जो ग्रह दो कुंडलियों से अच्छे भाव का स्वामी होता है, जो ग्रह लग्न कुंडली एवं चंद्रमा कुंडली या सूर्य कुंडली किन्हीं दो कुंडलियों से शुभ भाव का स्वामी होता है, वह ग्रह, उन ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति को लाभ मिलता है, चाहे वह ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में हो। स्थिति अच्छी होनी चाहिए, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर गुरु खष्टेश होकर छठे भाव में भी है, विपरीत राजयोग, एक यहाँ पर स्वगृही हो गया, तो तीसरा धन भाव को देख रहा है, तो धन में वृद्धि तो करेगा ही करेगा, लेकिन समस्या तो देगा ही देगा, क्योंकि खडाष्टक योग बना, क्योंकि खडाष्टक योग बना। चाहे अगर यहां भी बैठते हैं तब भी विपरीत राजयोग बना। अगर 12वें भाव में होंगे तो थोड़ा ज्यादा ही फल हो सकता है। अगर 12वें भाव में होंगे तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा से 12वें हो गए। तो चंद्रमा से 12वें या चंद्रमा से दूसरे अगर नैसर्गिक शुभाग्रह होते हैं तो एक प्रकार का शुभ योग ही है, एक प्रकार का शुभ योग है। शुभ योग। छठे भाव में है तो भी उपचय भाव का स्वामी उपचय अपने स्वराशि का भी है, छठे का भाव का स्वामी छठा या धनदायिनी विपरीत राजयोग बना है, लेकिन यह मानसिक समस्या के साथ, क्योंकि यह सकट योग भी तो अपना प्रभाव देगा ना, सकट योग भी अपना प्रभाव देगा, लेकिन यह सकट योग कम प्रभाव देगा। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, याद रखें सूत्र कि जब भी सकट योग बने, जब भी कुंडली में सकट योग बनता है, तो चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति दोनों में से कोई भी एक ग्रह अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का होता है तो सकट योग का प्रभाव कम हो जाता है। कम हो जाता है। यदि दोनों ही ग्रह अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि में, दोनों में से कोई भी एक ग्रह या दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों ही ग्रह अगर अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के नहीं है तो सकट योग का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है।
ज्यादा हो जाता है और दोनों में से कोई भी एक अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का हो तो सकट योग का प्रभाव 9 के बराबर होता है। यह सकट योग के परिहार के सूत्र हैं। यह सकट योग के परिहार के सूत्र। परिहार के सूत्र हैं। तो यहाँ पर सकट योग का परिहार भी हो रहा है, विपरीत राजयोग भी बन रहा है और यह उपचय भाव भी है और यहाँ से यह कर्म भाव को भी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। हम सबों को ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। अभी तक हम लोगों ने 11वें सूत्र को पढ़ा। अब 12वें सूत्र में तुला लग्न हो और लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है। यद्यपि मंगल दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता हुआ मारक नहीं होता। यह तो पहला बार हम लोगों ने पढ़ा, यह हो सकता है हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक कई बार पढ़ा। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक कई बार पढ़ा। तो क्या कभी हम लोगों ने पढ़ा है किसी पुस्तक में कि लग्नेश भी कभी किसी स्थितियों में मारक हो सकते? यहाँ तो तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है। अब यहीं पे चंद्रमा के बजाय अगर शुक्रदेव हो जाते हैं तो लग्नेश होकर हो गए जी। और मालव्य योग भी बनाए, पंच महापुरुष में से एक योग बनाए। लग्नेश लग्न में है, लग्न को मजबूती करेंगे, दीर्घायु बनाने का काम करेंगे। तो जो आयु बढ़ाने का काम करने का प्रयास कर रहा है, क्या वही मृत्यु का कारण बनने का प्रयास करेगा? नहीं, नहीं गुरुजी। तो ऐसा क्यों? गुरुजी ऐसा हो सकता है क्या कि ये इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि अष्टम भाव का भी तो स्वामी है, तो वो तो अष्टम के फल देने को भी बाध्य है। हाँ, तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं पड़ता। नहीं, पर कुछ ना कुछ संघर्ष दे सकता है। अगर उसकी आयु खंड में आयु अच्छी है तो अपनी दशा में वो उसको संघर्ष दे सकता है। मार्केश नाम मतलब मतलब मृत यही इसमें बन सकता है कारण, जो मुझे लग रहा है अष्टम से संबंध बन गया। हाँ प्रीति जी बोले। गुरुजी मैं पूछ रही थी, आपने बोला ना कि चंद्रमा से 12वें या दूसरे कोई शुभ ग्रह हो तो अच्छा फल देता है, तो वो मैं जानना चाह रही थी। ये अनफा सुनफा योग इसको बोलते हैं। अनफा सुनफा दुरुधरा यह चंद्रमा से बनने वाले योग हैं। यदि चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह हो, एक ही हो, दूसरे न हो तो भी शुभ योग। चंद्रमा से दूसरे भी कोई शुभ ग्रह हो तो भी शुभ योग। यदि चंद्रमा के दोनों ओर शुभ ग्रह हो तो दुर्धरा। अब यहाँ पर शुभग्रह पापग्रह की बात मैंने नहीं, हमने शुभग्रह की बात करी। अगर पापग्रह भी है तब भी यह अनफा सुनफा दुरुधरा योग बनता है। अगर दोनों तरफ पापग्रह हो चंद्रमा के तब भी दुरुधरा योग बनेगा, तो वह पाप दुरुधरा हो गया, यानी कि वह अच्छा उतना नहीं हुआ। लेकिन यदि दोनों ही तरफ शुभग्रह है तो यह अच्छा हुआ। तो अब हम यहाँ पर यह कहेंगे कि मंगल, पुस्तक में जो लिखा जा रहा है तुला लग्न हो तो शुक्र मारक होता है, ठीक है, हो सकता है। कब हो सकता है? जब शुक्र कमजोर हो। शुक्र यदि कमजोर है, शुक्र कमजोर है और पीड़ित है, यदि शुक्र कमजोर है तो सबसे पहला सूत्र इस पर यह होना चाहिए कि शुक्र यदि कमजोर हो और 10वां भाव पाप प्रभावित हो, 10वां भाव पाप प्रभावित, पाप प्रभावित हो तो शुक्र मार्केश का काम कर लेता है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है। शुक्र
अष्टमेश भी है। अगर शुक्र कमजोर हो और लग्नेश भी है, तो यदि शुक्र कमजोर हो गया तो आयुहीनता वाली बात आ गई, और दशम भाव भी खराब अगर हो गया तो कर्तव्यशीलता भी खराब हो गया, यानी कि लग्न की रक्षा व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है। मंगल अगर शुक्र अगर बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तब तो मारक का काम नहीं करेगा, क्योंकि लगने से स्वयं लग्न में है, मूल त्रिकोण राशि में। अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल देव सप्तमेश भी हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, तो इनमें पापत्व गुण समाप्त हो गया, इसलिए ऐसा कहा गया हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा। अब इससे अगले सूत्र में यहाँ पर देखिए, इसके बारे में और भी लिखा जा रहा है कि ऊपर जो 3 तथा 5 योग बताए गए हैं, उसमें 5 नंबर के योग पर हमने विचार कर उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके हैं कि जहां लगने शुक्र के मारक होने का प्रश्न है, पाराशरी में लिखा हुआ है कि लग्नाधीश भी मारक हो जाता है। साधारण तौर पर शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी भी है, परंतु ज्योतिष के सर्व सिद्धांत तर्कगम्य नहीं है। तो यहाँ पर तो हमने कहा है कि जितने सिद्धांत है वह तार्किक हो, या तो हो नहीं सकता, तार्किक नहीं हो सकते, लेकिन यदि लग्न में है तो लग्न की रक्षा करता है, मार्केश नहीं हो सकता। इसके लिए शुक्र यदि लग्न में है, पीड़ित है, कमजोर है और दशम भाव भी खराब है, दशम भाव पाप प्रभावित है, तो लग्नेश का लग्न में होने से भी उतना अच्छा नहीं होता, वो मारक का काम कर ही देता, क्योंकि शुक्र अष्टमेश का फिर अपना जब लग्नेश वह कमजोर होगा तो लग्न की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो आयुहीनता वाले योग प्रभावी ज्यादा हो जाएंगे। अब 3 तथा 5 नंबर में क्या क्या सूत्र दिए गए हैं, लोग पढ़ ले जरा। यहाँ पर तीसरे सूत्र में लिखा गया कि मंगल दूसरे सातवें का मालिक होता हुआ भी मंगल पापी हुआ, परंतु मारता नहीं है, यही बात है। 5वें में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं 14वें सूत्र में दिया जा रहा है, यदि शनि लग्न हो, यदि शनि लग्न में हो, दशम में चंद्रमा हो, तो विशेष राजयोग होता है। यह भी स्पष्ट है, यह भी सूत्र स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि शनि तुला लग्न में की कुंडली में शनि लग्न में होता है तो उच्च का होता है, तो लग्न में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो और दशम भाव में स्वगृही कोई भी ग्रह हो, यानी कि लग्न में कोई ग्रह उच्च का हो और दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही हो, तो यह तो अपने आप में अच्छा योग ही है ना जी। या लग्न में कोई भी ग्रह हो, मित्र राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, अपने स्व राशि का हो, और दशम भाव में पर भी दशमेश की दृष्टि हो या दशमेश का प्रभाव, तो लग्न और 10वां भाव दोनों ही तो सुरक्षित हो गया, दोनों ही भाव अच्छे हो। गुरुजी के इसमें चंद्रमा अगर 10वें भाव में है तो क्या चंद्रमा पीड़ित माने जाएंगे शनि से? नहीं, शुक्र जब लग्नेश होते हैं तो शनि किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता। यदि शुक्र लग्नेश होते हैं तो शनि किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक हो जाता है, चतुर्थेश एवं पंचमेश हो जाता है। इसका काम ही है फल वृद्धि करना, धन संपदा बढ़ाना, ज्ञान इत्यादि देना, सुख देना इत्यादि, सब इसी का जवाबदेही हो जाता है। चतुर्थेश भी है, सुख प्रदान करना, लोकप्रियता प्रदान करना, स्थायी संपत्ति की वृद्धि करना इत्यादि सभी शनि के क्षेत्र में आ गया। शनि को का काम है बुद्धि देना, योग कारक हो गया, हर कार्यों में सपोर्ट करना, हर कार्यों में सपोर्ट करना। तो अब व्यक्ति का
व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार करने में भी योग कारक ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ से निखरेगा? दशम भाव से निकलेगा। यदि चंद्रमा को शत्रु मान लेगा तब तो फिर इस व्यक्ति का जीवन ही खराब हो गया ना। फिर वो व्यक्ति का काम भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। जब काम ठीक नहीं, आय नहीं होगा, तो फिर योग कारक ग्रह के दृष्टि से अगर समृद्धि रुकता हो तो फिर योग कारक ग्रह किस बात का? पुस्तकों में यह भी वर्णित है ना कि जो ग्रह योग कारक हो जाते हैं वे शुभ फल देते हैं। जो भी ग्रह केंद्राधिपति केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी हो जाते हैं वो योग कारक हो जाते हैं, समृद्धि में सहायक हो जाते हैं। तो समृद्धि का जड़ तो 10वां भाव ही है। तो यदि शत्रु मानेंगे तो फिर समृद्धि, और नुकसान करेंगे तो फिर समृद्धि मिलेगी। शनिदेव लग्न में ही है, अपने उच्च राशि में है। सस योग इन्होंने बना लिया। पंच महापुरुष योग में से एक योग, तो महापुरुष तो इन्हीं को बनना है। इन्हीं के द्वारा इन्हीं का योग है महापुरुष। तब व्यक्ति का कर्म अच्छा होगा तभी तो महापुरुष बनेगा। तो जब चंद्रमा को शत्रु मान लेगा तो फिर महापुरुष कैसे बनेगा? तो अपने ही द्वारा क्या, अपने से जो बनने वाले योग है उसको कोई खराब कर लेगा? उस परिस्थिति में मजबूरी बस भी तो मदद करने ही होंगे ना। कभी कभी इस दोराहे पर तो मनुष्य भी खड़ा होता है कि हम चाहते हैं कि मैं, अंतरात्मा कहता है कि मैं मदद न करूं, परंतु फिर भी मजबूरी में मदद करना पड़ता है। अपनी मर्यादा को बचाने के लिए करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो क्या यह स्थिति, इसी स्थिति में शनिदेव यहाँ पर है कि नहीं लग्न में? अब शनिदेव यदि लग्न में हो गए और चंद्रमा यहाँ पे है, शनिदेव चतुर्थेश भी है, शनिदेव पंचमेश भी है, योग कारक ग्रह हो गए। तुला लग्न में शनिदेव यहाँ हो गए, सस योग इन्होंने बना लिया। तो महापुरुष कौन बनेगा? लग्न बनेगा। और लग्न में ही अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो महापुरुष व्यक्ति कब बनेगा? जब उसके कर्तव्य कर्म उत्तम होंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है स्वराशि में। तो चंद्रमा को यदि नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर क्या ससयोग प्रभावी होगा? नहीं होगा। तो अपने पैर में तो कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता ना। फिर ये तो भगवान के अवतार हैं। सभी ग्रह भगवान के अवतार है कि नहीं है? हम सभी मनुष्य अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक बनाए हुए, अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों को हम लोग तोड़ लेते हैं। लेकिन ग्रहगण तो अपने द्वारा बनाए गए नियमों को कैसे तोड़ लेंगे कि तोड़ लेंगे? शायद तोड़ ले ना। नहीं तो अब इसके बाद में चलते हैं। यदि मंगल बुध बृहस्पति शनि तुला में, मंगल बुध बृहस्पति और शनि तुला में और राहु दशम में, तो राहु की दशा अच्छा फल देता है, मतलब तीर्थ स्थान में पुण्य के काम करवाता है। मंगल बुध बृहस्पति शनि, मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु और शनि और राहु देव ही। तो अब तो राहु को कोई देख नहीं रहा है। कोई देख रहा है तो कौन देख रहा है? शनि ही देख रहे हैं। राहु को यदि कोई देख रहा है तो शनि देख रहा है। लेकिन यहाँ पे मंगल है क्या?
मंगल सप्तमेश है, पाप गुण समाप्त। मंगल का पापत्व समाप्त। शनि पंचमेश के साथ बुध है तो द्वादशेश का दोष समाप्त। मंगल पापग्रह है, केंद्र भाव में इनकी राशि है, इसलिए इनका पापत्व गुण समाप्त। बुध देव द्वादशेश है तो पंचमेश से युक्त है, इनका दोष समाप्त। बुध का दोष समाप्त। देवगुरु बृहस्पति ऐसे एक ग्रह हैं कि इनमें कोई दोष होता ही नहीं जल्दी। जब बात आध्यात्मिकता की हो, जब बात आध्यात्मिकता की हो, तो आध्यात्मिकता इनका खराब नहीं होता, चाहे किसी भी भाव के स्वामी क्यों न हो। शनिदेव अकेले अपने आप में संन्यास के कारक है, यानी कि पूजा पाठ के कारक है ना। शनिदेव अकेले संन्यास की तरफ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? जी। अब यहाँ पर देखिए कि देवगुरु बृहस्पति बुध, अब बुध देव यहाँ पर नवमेश हो गए, द्वादशेश का भाव समाप्त हो गया तो यहाँ पर नवमेश हो गए। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है ही। मंगल देव भी शुभाग्रह हो ही गए, तो ये वास्तविकता में पूजा पाठ वाले तो सभी हो गए ना, और देवगुरु बृहस्पति के साथ में भी है। शनि की पूर्ण दृष्टि है ही राहु पर, और मंगल बुध गुरु का केंद्रीय प्रभाव है। हालांकि यह 10वीं दृष्टि जो होती है वह क्या होता है? 10वीं दृष्टि नहीं होती ना, कि 10वीं दृष्टि होती है। दसवीं दृष्टि भी होती है, उसे कहते हैं एक पाद दृष्टि। एक पाद दृष्टि। तो शनि तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ पर तो 100% अकेले शनि हो गया, और यह एक पाद दृष्टि 3 ग्रहों का है, और 3 ग्रहों के द्वारा शुभता ही है, जिसमें बुध भी है। तो 3 का 25% शुभ मिला तो 75 तो शुभ हुआ ना। तो 100 तो शनि का और 75, और यहाँ तो 175 हो गया ना शुभता पूजा पाठ के लिए। दूसरा, यह चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा सात्विक ग्रह है, तो कुछ सात्विकता और राहु का भी बढ़ा। तभी तो पुस्तक में लिखा गया है कि राहु की दशा में तीर्थ स्थान आदि शुभ फल होता है, यानी कि धर्म के काम, तीर्थ यात्रा इत्यादि। संस्कृत में घट छपा है, घट का अर्थ हुआ कि कुंभ में मंगल। यहाँ पे अर्थ हुआ कुंभ में मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शनि हो, दशम में राहु हो तो तीर्थ। अगर इसे घट न मानकर घट मान लिया जाए तो तुला माने तो ऊपर काट दिया गया हुआ ठीक। संस्कृत के श्लोक में जहाँ पे यह पुस्तक, जिस पुस्तक से लिया गया हो सकता है, उस पुस्तक में घट शब्द वर्णन में आया होगा, क्योंकि इस पुस्तक में इन सूत्रों के संस्कृत शब्द यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। हाँ, हमने पढ़ा है किसी पुस्तक में, याद आ रहा है कि बुध भौम घटे यदि, बुध भौम घटे यदि, इस प्रकार से श्लोक है। अब
पूरा याद नहीं है। संस्कृत में चाहे कोई भी ग्रंथ हो, फलित शास्त्र हो, मूल शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, अनगिनत श्लोक है, अनगिनत श्लोक है, लेकिन है पुस्तक में लिखा गया है। हमने कहीं पढ़ा था कि बुध भौम घटे यदि, यानी कि मंगल बुध, तो घट तो कुंभ को कहा जाता है। लेकिन फल दीपिका के टीकाकार भी बड़े विद्वान हैं, हम सबों को उन्हें नमन करना चाहिए। हो सकता है कि घट का पर्यायवाची शब्द में तुला भी आता हो। घट के पर्यायवाची शब्द में तुला भी आता हो। तुला भी आता हो। तो यदि तुला भी आता है तो तुला में यदि हम लोग लगा बिठा देते हैं ग्रहों को, तो हम लोगों ने जो चर्चा किया कि क्यों, तो वह बातें तो समझ में आ रही है ना। बातें नहीं समझ में आती तब तो बात अलग की थी। अगर कुंभ राशि की माने, अगर कुंभ राशि, तो यहाँ पर पंचम भाव हो गया, तो पंचम भाव में हो गया तो यह पंचम से छठा हो गया, पंचम से छठा हो गया। तब तो किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, केंद्रीय प्रभाव भी नहीं। अगर घट यानी कुंभ को ही अगर हम लोग मान ले, तो किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव से पड़ेगा दसम भाव पर। एक तो दृष्टि नहीं पड़ा, दूसरा केंद्रीय प्रभाव भी नहीं है। और किसी भी ग्रह की जो दृष्टि होती है, चाहे एक पाद दृष्टि हो, द्विपाद हो, त्रिपाद हो या पूर्ण दृष्टि हो, वह कहाँ कहाँ के लिए होती है, तो चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी, नौवीं भी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, यही सब होती है ना। जैसे शनि की तीसरी 10वीं है, तो तीसरी एवं 10वीं दृष्टि भी होती है सभी ग्रहों की। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं 9वीं होती है, तो सभी ग्रहों की 5वीं 9वीं दृष्टियां भी होती है। मंगल की चौथी 8वीं है, तो चौथी 8वीं भी सभी ग्रहों की दृष्टियां होती है। और 7वीं तो सभी की है ही। इसके बाद में जो जो भाव बच गया वहां पे दृष्टि नहीं रहता किसी भी ग्रह की नहीं। यानी कि जो ग्रह जहां बैठता है उसको भी नहीं देखता, उससे दूसरे को नहीं देखता, उससे 12वें को नहीं देखता, उससे छठे को नहीं देखता। यानी कि जहां बैठा हुआ है वह पहला भाव हो गया, वहां नहीं देखता, दूसरे भाव को नहीं देखता, तीसरा यहाँ पर है ही, चौथा है ही, पांचवा है ही, छठा नहीं है तो छठे को नहीं देखता, 7वें को देखता है, 8वें को देखता है, 9वें को देखता है, 10वें को देखता है, 11वें एवं 12वें। तो यहाँ तो छठी दृष्टि पड़ी ना, तो छठा तो किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, केंद्रीय प्रभाव नहीं है। तो कुंभ राशि में अगर घटे यदि, तो कुंभ राशि को आधार माना जाएगा, तो दसम भाव के राहु पर तो किसी भी ग्रह का प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो क्या योग होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि हम सबों का ज्ञान अभी अधूरा है, कम है। हो सकता है कि घट का मतलब तुला भी परिवाची शब्दों में आता हो, तुला भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो, हाँ, तारांकित जहाँ पे कर दिया जाए तो तारांकित वाले विषय वस्तु को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो तारांकित वाला में फिर है घट छपा है, इसका अर्थ हुआ कुंभ। और यहाँ पर यह घट है और यहाँ पर है घट, यह है घ और यह है ध, दोनों में अंतर है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा हम सबों के लिए लेकिन
घटे न होकर के धटे भी धटे ही होगा, धटे। घट के शब्द के बदले में धट धट ही होना चाहिए। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अभ्यास कक्षा होगी। अभ्यास कक्षा में 2 कुंडली लगाई जाएगी। एक कुंडली जो होगी, जो 45 वर्षीय व्यक्ति की है, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई और अब शादी होने जा रहा है 45 वर्ष की उम्र में। एक तो कारण क्या है कि इतने विवाह में विलंब हुए और शादी होने जा रहा है। और एक कुंडली ऐसा है जो वो भी 40-45 वर्ष का है, उनकी कई शादियां हो चुकी है। उनकी शादियां कई हो चुकी है। कई शादियां